नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश पवार और एक बार फिर से आपका स्वागत है पवार एग्री हब में। आज हम बात करेंगे हमारे पुराने साल के जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं या फिर जो पुराने क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में। तो जेट का 2011 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर पार्ट 1 में आपके लिए लेकर आया था, जिसमें हमने 19 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज उसी के आगे के क्वेश्चंस जो है वो हम सेकंड पार्ट के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर हम देखें, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी समझें, ताकि एग्ज़ाम में हमें इससे काफ़ी हेल्प जो है वो मिल सकती है। क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल सच है कि चाहे जेट का हो, प्री पीजी हो या पीएचडी का एग्ज़ाम हो आपका, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो है वो हर साल रिपीट होते हैं। और पुराने क्वेश्चंस जो हैं, जो पुराने पेपर के हैं, वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही कई क्वेश्चंस जो हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशंस है वो मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लेकर आता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखें तो ये हमसे पूछता है कि जब एक जीन से एक से अधिक गुणों को प्रभावित करता है तो उसे हम क्या कहते हैं। ओके, तो ये जेनेटिक्स का जो क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा और बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है हमें दिया है कि एक जीन जब एक से ज़्यादा जो कैरेक्टर्स हैं, गुण हैं, उनको कंट्रोल करता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका अगर आंसर जो है वो हम लॉजिक बेसिस पर भी देखें तो हम कह सकते हैं बहुप्रभाविता इसका सही आंसर होना चाहिए, और वही इसका सही आंसर है। अगर यहाँ से समझ में नहीं आता है तो इसका जो इंग्लिश वर्जन है आप उसको देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमको दिया हुआ है प्लियोट्रोपी, जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। सेकंड हम बात करें, अगला क्वेश्चन दिया है कि गंगा 5 संकर किस्म है लेकिन किस फसल की है। ओके, तो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो सबसे पहले AICRP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट जो चालू हुआ था वो मक्का में हुआ था, और उसके अंतर्गत 1960 में ही हमारी जो किस्म है गंगा 1 वो हमने रिलीज़ कर दी थी। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पर क्या जाएगा, मक्का जाएगा। तो गंगा वैरायटी जो रिलेटेड है वो किससे है, मक्का से है। नेक्स्ट हम बात करें, एक जीन से प्रभावित गुण को हम कहते हैं। ओके, मतलब एक कैरेक्टर जो किसी एक जीन से कंट्रोल हो रहा है उसे क्या कहा जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोजेनिक कहेंगे, मतलब एकल जीनी कहेंगे। मोनो का मतलब वैसे भी क्या होता है, एकल या सिंगल होता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, मोनोजेनिक जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन पॉलीजेनिक की बात करें तो इसका मतलब है बहुत सारे, डाइजेनिक का मतलब 2 और ट्राइजेनिक का मतलब 3। तो हमारा जो आंसर है वो बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर कौन सा, मोनोजेनिक। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लोही चावल की ऑक्सीकृत परत की मोटाई होती है। लोही चावल का मतलब क्या है, जो पडल्ड फील्ड है, जिसके अंदर हमने क्या किया है, पडलिंग की है, गारा तैयार किया है। उसके अंदर आप जैसे जानते हैं कि 2 लेयर्स डिवाइड हो जाती है। एक ऊपर वाली लेयर है जिसमें ऑक्सीजन थोड़ी बहुत आती है तो उसको ऑक्सीडाइज जोन कहते हैं, और नीचे वाली लेयर है उसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं आती है तो हम उसको रिड्यूस जोन कहते हैं, मतलब ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है कि जो ऑक्सीकृत परत है जो ऊपर है उसकी मोटाई कितनी होती है। अलग अलग जो है वो हमें यहाँ पर इसकी मोटाई दी हुई है, आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप इंग्लिश के जो ऑप्शन है उनके बेस पर दे तो ज़्यादा बढ़िया है, वहाँ पर समझना अच्छा है। ठीक है, तो टॉप का मतलब क्या है, ऊपर 1 to 10 मिलीमीटर, सेकंड दिया हुआ है 45 मिलीमीटर, थर्ड दिया है 25 मिलीमीटर और फोर्थ दिया है 15 to 20 मिलीमीटर। तो इसका सही आंसर कितना होता है कि अप टू 1 सेंटीमीटर तक की वो डेप्थ जो है वो होती है। तो 1 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करें तो 10 मिलीमीटर हो जाएगा। तो सही आंसर जो है वो यहाँ पर क्या जाएगा, हमारा 1 to 10 मिलीमीटर जो है वो सही आंसर आएगा। यहाँ पर अगर हम इवैल्यूएशन करें तो 2 क्वेश्चन जो है वो जेनेटिक्स या हम कहें प्लांट ब्रीडिंग से पूछे हुए हैं, और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन जो है आपके जेनेटिक्स पार्ट से यहाँ पर पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को एक बार ज़रूर देख लें कि कौन से हमारे कैरेक्टर्स हैं वो कंट्रोल होते हैं एक ही सिंगल जीन से। हो सकता है कि कई कैरेक्टर्स एक ही सिंगल जीन से कंट्रोल हो रहे हो, या फिर एक ही कैरेक्टर बहुत सारे जीन से कंट्रोल हो रहा हो, तो ये कॉन्सेप्ट ज़रूर यहाँ पर देख लें। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर, 1 हेक्टेयर में चावल की बुआई के लिए डेपोक नर्सरी के लिए कितने क्षेत्र की आवश्यकता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन जो है हमसे यहाँ पर पूछा हुआ है। अगर इसको याद करना है
तो एक कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए कि अगर जब चावल के नर्सरी की बात की जाती है तो उस टाइम पर हमारी जो वेट बेड नर्सरी होती है, मतलब गीली नर्सरी, उसके अंदर हम जो एरिया लेते हैं वो खेत के क्षेत्रफल का 1/10 लेते हैं। कितना लेंगे? 1/10। ओके। दूसरा, डपोक विधि के अंदर हमसे पूछा हुआ है कि इसके अंदर कितना एरिया हम यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हम जनरली जो है वो 30 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है वो यूज़ करते हैं। तो हमारा जो सही आंसर इसके अंदर हो जाएगा वो कौन सा होगा? 30 स्क्वायर मीटर जो है वो इसके लिए सही आंसर यहाँ पर माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, संकर चावल की बीज दर किलोग्राम में होती है। ओके। संकर चावल क्या है? हमारा हाइब्रिड राइस है। तो हाइब्रिड राइस जो है उसकी सीड रेट हम कितनी रखते हैं? तो वो हम रखते हैं ऑलमोस्ट 15 kg पर हेक्टेयर, लगभग 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से वो काफ़ी होता है। नेक्स्ट बात करें, गन्ने की बुआई की सामान्य व सरल विधि है। ओके। तो यहाँ पर पूछा सिंपलेस्ट मेथड, मतलब आप किस तरह से सिंपलेस्ट मेथड से गन्ने को आप प्लांट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है। तो एक तो पूछा है, ऑप्शन दिया है खाई विधि, तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा? एक ट्रेंच जो है वो बनानी पड़ेगी, तो उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, तो सिंपल विधि तो हुई नहीं। दूसरा है हमारी रिज एंड फरो मेथड, मतलब खाई विधि हम जो कह सकते हैं, हमारी मेड़ और कुंड विधि, जिसके अंदर हम नालियाँ बनाते हैं और डोलियाँ बनाते हैं, है ना। तो उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये भी हमारी सिंपल विधि नहीं हुई। फोर्थ ऑप्शन हमको दे रखा है रेंगवन विधि। ठीक है। तो रेंगवन विधि क्या होती है कि आप पहले से ही शुगर केन के सेट्स को उगा लेते हैं, वो जर्मिनेट हो जाते हैं और उसके बाद आप उसको फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे? रेंगवन विधि कहेंगे। तो रेंगवन विधि भी एक तरह से सिंपल विधि हुई नहीं। ओके। तो हमारा बचा कौन सा ऑप्शन? समतल क्यारी में बुआई करना। तो सिंपल जो है वो एक हमारी जो लेवल जो सॉइल है उसके अंदर हम प्लांट करते हैं। ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा? थर्ड ऑप्शन जो है समतल क्यारी में बुआई करना, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें कि मूंगफली की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है। तो ये क्वेश्चन जो है वो कई जगह डाउटफुल होता है, क्योंकि जितनी भी हमारी क्रॉप्स हैं उनकी हम बात करें तो उनके लिए सबसे अच्छी मृदा जो है वो बलुई दोमट मृदा मानी जाती है। लेकिन मूंगफली के अंदर जो हमारे पैक बन रहे हैं, हमारे जो फ्रूट्स बन रहे हैं, वो कहाँ पर बनते हैं? सॉइल के अंदर बनते हैं। इस वजह से सॉइल ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से, जिसमें फ्रूट्स जो है उसके वो बन सके। तो इसीलिए सबसे जो हल्की मृदा है वो इसके लिए बेस्ट मानी जाएगी। तो सही आंसर क्या आएगा इसका? बलुई मृदा। ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सैंडी सॉइल, वो इसका सही ऑप्शन माना जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, गेहूं की बोनी किस्मों की बुआई कितनी गहराई पर की जाती है। ओके। तो ड्वार्फ वैरायटीज़ जो है उनको हमने ड्वार्फ क्यों कहा? सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है। तो हमने इसलिए कहा क्योंकि उनका जो स्टेम का लेंथ है, उनके तने की लंबाई है, वो क्या होती है? कम होती है। ओके। बट यील्ड उनकी अच्छी होती है। अब तने की लंबाई अगर कम है तो फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे जो हमारे प्लांट्स होंगे उनकी रूट की लेंथ भी कम होगी। ठीक है। क्योंकि उनकी हाइट जो है वो कम है। तो अगर रूट की लेंथ कम है तो उसकी जो सोइंग डेप्थ होगी, वो सोइंग डेप्थ भी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, क्योंकि रूट जो है वो ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है। ओके। तो इसीलिए उसकी जो सोइंग डेप्थ है वो कम रखी जाती है। नॉर्मली हम कहते हैं कि 5 सेंटीमीटर जो है वो हम उसकी सोइंग डेप्थ रखते हैं, बट जो ड्वार्फ वैराइटीज़ है उसकी जो सोइंग डेप्थ है वो हम 5 सेंटीमीटर से कम रखेंगे। तो हम कह सकते हैं इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो 4 से 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। बट 5 सेंटीमीटर तो हम नॉर्मली रखते हैं, तो इससे कम ऑप्शन क्या है? 2 to 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो सही आंसर है वो 2 to 3 सेंटीमीटर यहाँ पर हमें टिक करना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है? मूंगफली है। क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज करने वाला जो है वो क्या है? राया और सरसों। तो राया और सरसों का जो एरिया है, प्रोडक्शन है, वो मूंगफली से इंडिया में कम है। इसीलिए हम जो मेन हमारी जो ऑयल सीड क्रॉप कहते हैं, हमारी जो तिलहनी फसल कहेंगे, वो किसको कहा जाएगा? मूंगफली को कहा जाएगा। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त शाकनाशी कौन सा है। तो यहाँ पर एक बार चारों ऑप्शंस को थोड़ा सा ध्यान से देख लें तो हमारा आंसर है वो खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहली बात करें एलाक्लोर की,
लासो जिसे हम कहते हैं। तो इसको हम यूज़ किसके अंदर करते हैं, हमारे जो राइस फील्ड है उसके अंदर यूज़ किया जाता है, वाइल्ड राइस के कंट्रोल के लिए और चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार है उनके लिए, दोनों के लिए ही किया जाता है। तो ये केवल और केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। सेकंड बात करें एट्राजीन की, तो इसको प्री इमरजेंस की फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो ये भी हमारे चौड़ी और सकड़ी पत्ती वाले दोनों खरपतवारों को नष्ट करता है। नेक्स्ट बात करें 2,4-D, तो 2,4-D हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं राइस फील्ड में। वहाँ पर ये कंट्रोल किसका करता है, जो भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है केवल उनका नियंत्रण करता है, ठीक है। और लास्ट दे रखा है आइसोप्रोटोरॉन, तो आइसोप्रोटोरॉन जो है वो वीट फील्ड में ही यूज़ किया जाता है, बट गेहूँसा के नियंत्रण के लिए किया जाता है, जो कि सकड़ी पत्ती वाला खरपतवार है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो यहाँ पर है वो कौन सा है, 2,4-D। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें, मूंगफली की बेहतर फली विकास के लिए जिप्सम की आवश्यकता कितनी होती है। ओके, तो मूंगफली के अंदर जो हमारी क्रॉप है उस क्रॉप के अंदर हम कह सकते हैं कि जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जिप्सम का यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी 12th क्लास की बुक में ही लिखी हुई है। ये 200 से लेकर 250 kg पर हेक्टेयर की डोज के हिसाब से दिया जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 250 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट बात करें कि मूंगफली में बीज रहित फली किसकी अल्पता के कारण बनती है। मींस ग्राउंडनट जो है उसके अंदर मूंगफली का खाली रह जाना, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉपिंग कहते हैं। ओके, तो ये जो पॉपिंग है वो किसकी वजह से होती है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, कैल्शियम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें, भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली दलहनी फसल कौन सी है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पर बनता है। इसको दूसरे तरीके से पूछने का भी जो है एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। सबसे ज़्यादा जो उगाई जाने वाली हमारी दलहनी फसल है वो कौन सी है, चना है, ठीक है। तो आंसर क्या है, 4th ऑप्शन है, जो क्या है, ग्राम या चिकपी या फिर हम बंगाल ग्राम भी कहें या चना कहें, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि हमारी जो सबसे मेजर ऑयल्स हमारी जो पल्स क्रॉप है वो भी कौन सी है, चना। और अगर बात करें कि रबी में उगाई जाने वाली सबसे प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है, दलहनी फसल कौन सी है, तो भी हम क्या कहेंगे, चना कहेंगे, ठीक है। और अगर हमसे पूछ ले खरीफ में उगाई जाने वाली कौन सी है, तब हमारा आंसर क्या जाएगा, अरहर जो है वो हमें सही आंसर यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें। अगला क्वेश्चन दिया है कि काबुली चने की कतार से कतार की दूरी कितनी रखी जाती है। तो पहली बात तो ये कि जो चना है वो 2 तरह का होता है, एक तो है देसी चना बंगाल ग्राम और एक है काबुली चना काबुली ग्राम जिसे हम कहते हैं। दोनों के प्लांट में डिफरेंस इतना है कि हमारे जो देसी चना है वो फैल कर बढ़ता है और जो काबुली चना है उसका प्लांट जो है वो हाइट में बड़ा होता है लेकिन उसका फैलाव कम होता है, ठीक है। तो जिसका फैलाव ज़्यादा है देसी चने का, उसकी जो हम स्पेसिंग रखते हैं वो 45 सेंटीमीटर रखते हैं कतारों के बीच में, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर जो होगा वो 45 से कम होगा। तो आप खुद ही ऑप्शन देख लें कौन सा है, 30 सेंटीमीटर। तो हमें ये ऑप्शन जो है वो सही टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, चने की फसल का मुख्य कीट कौन सा है। तो ये हमारे लिए एक बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन जो है वो हमको यहाँ पर दिया है, ठीक है। अगर आप बात करें कि चने के अंदर जो फ्रूट बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे कि ये एक दलहनी फसल है, लेग्यूमिनस क्रॉप है, इसीलिए इसका फ्रूट है उसको हम क्या कहेंगे, फली कहेंगे या पॉड कहेंगे, यही बात हुई, ठीक है। तो जो पॉड बोरर है या फिर हिंदी में कहें तो फली छेदक है, वो इसका क्या हुआ, मेन इंसेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें इसके अंदर कि सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। बहुत ही सिंपल सा बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तब इसका जो आंसर है वो हमने क्या किया था, मध्य प्रदेश किया था। क्या किया था, मध्य प्रदेश। ये 2011 का पेपर जो है उससे लिए हुए क्वेश्चंस हैं। तो उस टाइम पर एमपी जो आगे था, बट अगर हम बात करें अभी 2022 की, तो इस टाइम पर एमपी जो है उसको राजस्थान ने पीछे छोड़ दिया है और सरसों के उत्पादन में फर्स्ट जो नंबर है वो अब किसका है, राजस्थान का है। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है बन सकता है, क्योंकि जिन्होंने पुरानी बुक्स पढ़ी है
वो सभी जो है वो एमपी ही टिक करेंगी। लेकिन अगर हमें लेटेस्ट नॉलेज है तो हम बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर बात करें कि फव्वारा सिंचाई पद्धति सबसे उपयुक्त कहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शंस हमको दिए हैं, एक है ऊबड़ खाबड़ ज़मीन के लिए, एक दिया है लवणीय भूमि के लिए, एक दिया है चिकनी भूमि के लिए और एक अम्लीय भूमि के लिए। ठीक है, चलिए अब बात कर लें इसके अंदर चारों ऑप्शंस की। तो स्प्रिंकलर जो है वो हम कैसे भी थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे कहीं पर भी हम पूरे फील्ड में इधर उधर लगा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन के लिए काफ़ी अच्छा है और इससे बारिश की तरह पानी जो है वो गिर रहा है। इसलिए जो भी हमारी सॉइल है उसके अंदर अगर कोई ऐसी दिक्कत है कि उसमें लेवलिंग नहीं हुई है, ऊबड़ खाबड़ ज़्यादा है, तो भी हमारा जो वाटर है वो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये सही है। सेकंड ऑप्शन देखिए लवणीय भूमि के लिए, तो ये सॉइल की एक ऊपर की जो हमारी लेयर है उसी को गीला करता है। ठीक है, तो हमारे जो सॉल्ट्स है वो लीच डाउन होंगे ही नहीं। तो ये हमारे लिए एक अच्छी पद्धति जो है वो लवणीय भूमि के लिए नहीं होगी। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत निकला। थर्ड हम बात करें चिकनी भूमि के लिए, तो चिकनी भूमि जो है मीन्स हमारी जो क्ले सॉइल्स है, अब उनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि पानी उन पर भर जाता है और स्प्रिंकलर का अगर हम यूज़ करेंगे तो पानी वैसे ही ऊपर की सरफेस पर रहेगा, तो पानी जो है वो नीचे पेनिट्रेट करेगा ही नहीं, रूट जोन तक पहुंचेगा ही नहीं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये ऑप्शन जो है ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट बात करें अम्लीय भूमि के लिए, तो वहाँ पे भी जो हमारे एसिड्स हैं उनका लीच डाउन होना ज़रूरी है, तो वहाँ पर भी हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट बात करें राजस्थान में खरीफ के मौसम में सर्वाधिक क्षेत्र वाली फसल कौन सी है। ठीक है, किसके बारे में पूछा है, राजस्थान के बारे में, कि खरीफ के टाइम पर जितनी भी क्रॉप्स लगाई जाती हैं उन सभी के अंदर सबसे मेजर क्रॉप कौन सी है। ओके, तो इसका सही आंसर जो है वो क्या जाएगा, बाजरा। वैसे तो आप ये जानते हैं। बात कर ले ये दूसरी क्रॉप्स क्या कहती हैं, तो कपास को हम मेनली कहाँ पर लगाते हैं, जहाँ पर वाटर अवेलेबल है, जैसे गंगानगर, श्री हनुमानगढ़ या फिर हाड़ौती क्षेत्र जो है या उदयपुर बेल्ट जो है वहाँ पर ज़्यादा लगाई जाती है। नेक्स्ट बात करें मक्का, तो मक्का सबसे ज़्यादा ही हम जो ग्रो करते हैं वो उदयपुर संभाग में करते हैं, इसके अलावा दूसरे एरियाज़ में नहीं की जाती। थर्ड हम बात करें बाजरा की, तो बाजरा जो है वो वन ऑफ द मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप होती है सीरियल्स के अंदर। तो ये हमारा जो पूरा पार्ट है 10 जिलों का, जिसमें जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और इधर चूरू, बीकानेर, ये सारा पार्ट आ गया। वहाँ पर रेगिस्तानी एरिया है, वहाँ पर बाजरा बहुत अच्छे से ग्रो होता है। तो ज़्यादा बड़ा एरिया है वो किसका हो गया, बाजरा का। और ज्वार की बात करें तो ज्वार का एरिया बाजरा से कम है। तो हमारा जो सही आंसर होगा यहाँ पर वो कौन सा होगा, बाजरा होगा।